दोस्तों आपके इतने कमेंट आ रहे थे कि पार्ट 1 बनाना ही पड़ा और जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और भी आपके जो पार्ट बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सोल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पासवर्ड है इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब्र रखना है, पूरे वीडियो को समझना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे किया गया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे आंसर के साथ में। आगे बढ़ता हूँ मैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। और जैसे कि मैं आप बता दूँ, आपके सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कर दिए गए हैं और वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा जब भी आए चैनल पे तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। मान ले कोई क्वेश्चन या कोई पेपर रह गया है आपको देखना, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि यहाँ पे फाइंड करना है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब जो प्लस वाले हों, तो कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है, क्रमागत यानी लगातार। मैं हिंदी और इंग्लिश में सोल्यूशन समझा दूंगा, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में पूरा सोल्यूशन है, हिंदी में इसको समझा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको डाउनलोड करके आराम से फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके दो सम हैं, हुज सम स्क्वायर, जो उसके इन दोनों के लगातार जो संख्याएं आएंगी। मान लीजिए लगातार संख्या क्या होती है, 1, उसके बाद क्या होती है 2, उसके बाद में 3, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 365। उन दोनों के स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 1 बढ़ करके। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 ज़्यादा। देखो आप सब में 1 का गैप है। अगर 4 लिखूँ तो फिर 1 का गैप है, 5 लिखूँ तो 1 का गैप है, तो सब में 1 का गैप है। यानी कि अगर पहली संख्या अगर मैं x मानता हूँ, कोई भी संख्या इसको x मान लिया, तो इसमें अगर मैं +1 करूँगा तो दूसरा नंबर आ जाएगा, है ना। और दूसरा वाले नंबर में फिर से +x करूँगा तो जो है आपका कितना आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर +1 करूँगा तो चौथा आएगा, फिर +1 करूँगा तो पाँचवा आएगा। तो अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+1। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन को। यहाँ पर मान लिया हमने पहला इंटीजर जो है आपका x है, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि वो आपका अगला होगा, ठीक है। तो हमेशा एक बढ़ के होता है अगला। तो हमें जो है गिवन क्या है कि दोनों का जो वर्ग है, इन दोनों का वर्ग करें, इस इंटीजर का और इस इंटीजर का, दोनों का वर्ग करें तो 365 आएगा। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, तो सेकंड नंबर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 365। ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले पहली संख्या लिखी, x का स्क्वायर कर दिया। फिर दूसरी संख्या लिखी, x+1 का स्क्वायर कर दिया। ऊपर दिए गए हैं संख्याएं देख लीजिए। पहला आपका x है, इसका स्क्वायर करना है, फिर x+1 का स्क्वायर करना है, और बराबर कितने होगा, 365 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x² का x² और ये x+1 का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, उसके हिसाब से यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। ये बराबर है कितने, 365 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को आराम से। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की गई है। यहाँ पर ये जो 2 आता है सभी में कॉमन आया हुआ है, तो 2 को हम इस साइड से लाके इधर डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये साइड कितनी आ गई आपकी, 0 आ जाएगी ये वाली। फिर इसको हम फैक्टराइज कर देंगे ताकि हम इसके x की वैल्यूज़ निकाल सकें। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन जाती है तो हम क्या करते हैं इसको, कि हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं। और तो मिडिल टर्म को तोड़ देंगे, इससे तोड़ेंगे कि उनका जोड़ या घटाना यानी प्लस माइनस जो है वो x आ जाए, और जो उसका दोनों का मल्टीप्लाई हो कितना आ जाए, 182 आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है। अब हमने इसको करा, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद x-13 आ गया और x+13 आ गया। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 13 आ जाएगी और एक बार -14 आएगी। तो हमने पहले लेंगे x-13 को, तो x-13 लेने से क्या हो जाएगा, x बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है ना। x-13 लेंगे, x-13 बराबर 0 रखेंगे। ऐसे ही x+14 बराबर 0 रखेंगे, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, जहाँ पर आप x बराबर 13 लिखेंगे और x बराबर -14 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स जो हैं अगर हम बात करें एक तरह से, तो ये आ गए आपके ये। तो इसका मतलब वो संख्या पहली कौन सी है, संख्या एक पहली जो है 13 आएगी, तो दूसरी कौन सी आएगी, 14 आएगी। और इन दोनों संख्याओं का अगर हम वर्ग करके देखें, 1 + 13 + 14 का स्क्वायर बराबर 365 बनेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। तो आप समझ चुके होंगे, मैं मतलब 1 यहाँ लिख दिया मैंने, मतलब नंबर 13 है यहाँ पे। वन नंबर कौन सा है, x 13 है। 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर 365 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु आपके दे रखे हैं ये 4, इसमें P की वैल्यू बतानी है आपको। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं यानी कोने हैं, ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो वर्टिसेस को हम ABCD के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद में हम देखेंगे कि इसके जो डायगोनल खींच रहे हैं ये क्या है,
आपस में एक दूसरे को कर रहे समांतर पैरेलल है ना, आपका पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में जब ये चीज़ें डिवाइड करती है तो जहाँ पे जो पॉइंट आता है ओ, ये ओ क्या होता है, इन रेखाओं का मिड पॉइंट होता है, ये भी पता है आपको। चलिए आप देखते हैं। लो आपको सबसे पहले पॉइंट्स लिख दिए हमने, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जो उनका ओ पॉइंट होता है वो क्या होता है, उनका मिड पॉइंट होता है। यानी कि AC जो है फिगर, AC जो डायगोनल आप देख रहे हैं, AC और आपका BD, ये दोनों डायगोनल है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, O है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे मिड पॉइंट दोनों का है हो गया, मैंने बता दिया जैसे कि। और आपको कोई भी फाइंड करना है कौन सा चीज़ को, आपको जो है यहाँ पे P फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंडिंग मिड टर्म पॉइंट एट AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, और उसके बाद में जो है आपको AC के बाद में BD निकाल लेंगे। तो AC निकाल लिया हमने, तो AC का क्या पॉइंट आ जाएगा आपका, देखिए आपको रेखाओं का वो वाला फॉर्मूला तो पता होगा। अगर इधर x1 और y1 है और इधर x2 और y2 है तो हम कैसे निकालते हैं, तो वैसे भी होता है, लेकिन यहाँ पर x1 और y1 और y2 को जैसे अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे x1 प्लस x2 को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x1 6 है और x2 कितना है, 9 है। देखेंगे यहाँ पे x1 कितना है, ये है, और x2 कितना है, 9 है, ठीक है, क्योंकि हम इस डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद में दूसरा टर्म है जो है, मैंने दूसरी जो डायगोनल है इसका वाला x ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें x क्या है, एक तो आपका p है, और इसमें x क्या है, इसमें आपका 8 है। तो x1 x2 मिल गए। अब इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे और एक फिर से इक्वेशन बनाएंगे, तो 2 इक्वेशन हमारे सामने बन जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। 8p प्लस बाई 2, ये ओ की वैल्यू है और वो भी ओ की वैल्यू आई, तो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और दोनों बराबर होंगी तो इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके इक्वेशन तो आपको जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही हमको सॉल्व करना है, इधर उधर ले जा करके p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू क्या आ जाती है, 7। तो जो कोऑर्डिनेट p है ये कितना आया, 7। तो ये सिंपल सा तरीका था इसको सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको साइन वगैरह के मान जो है पता होने चाहिए। अगर वैल्यू आपको पता नहीं है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आपके जो 10th क्लास की मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ उसमें अवेलेबल है वो वीडियो, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखें। उसकी ट्रिक है, अगर आप मतलब याद नहीं रख सकते, सोचे यार इतने सारे नंबर कौन याद रखेगा, मिस्टेक हो गई, मान लो गलती से हमने एग्ज़ाम में लिख दिया 1/2 लिखना था, वहाँ पे हमने 1/√2 लगा दिया, तो सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि याद करने में कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको हमने 2 सेकंड की प्रैक्टिस में आप उसको बना सकते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे बनानी है, उसके बाद में आप 3 बार अपने खुद से बनाएंगे, आंख बंद करके, मतलब अपना टाइम दे करके उसको बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। वहाँ पे आप साइन, कॉस, टैन, कोट सबके मान जो है आपकी वैल्यू आपको पता होगी 0 से लेके 90 तक, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा आपको, उसको देख करके समझ सकते हैं। और उनको देखने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन कोसेक 60 की क्या होगी, या फिर कोट 45 की क्या होगी, साइन 60 की क्या होगी, और कोस 60 की क्या होगी। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे रखी गई हैं। जैसे कि साइन 30 है 1/2, उसके बाद में कोसेक 60 जो है 2/√3 होता है, और कोट जो 45 होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका साइन जो है 60 वो √3/2 होता है, और कोस जो होता है वो आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो इनको सभी को वैल्यू रखा, और जिसमें जिसके स्क्वायर कर रखे हैं उसके उसके स्क्वायर कर दिए। चिन्ह आपको बदलना नहीं है, जो साइन है वो ऐसे रहेंगे, तो ठीक है। और आगे जो 7 से केवल कोई 7 से मल्टीप्लाई है, कोई 6 से मल्टीप्लाई है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये 6 से मल्टीप्लाई है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम जानते हैं, सिंपली सॉल्व करेंगे। पहले इसके स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर के बाद में क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 को क्या आ जाएगी, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, और 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3। 2 का तो 4 हो जाएगा, और 3 का रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। इसी तरह से नीचे वाला कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो नीचे वाली जो वैल्यू को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 ही आएगा, फिर ये इनका जो टोटल आ जाएगा वो 4/4 आ जाएगा। और ऊपर वाली वैल्यू जो है इसकी एलसीएम आएगी आपकी 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ऐसी। अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो उसकी आ जाएगी 35, ठीक है। आप देखोगे 35 आएगी, और नीचे वाला 4 बचा रहेगा, और यहाँ पर जो नीचे 4 से 4 कट जाएगा तो बट्टे में 1 आ जाएगा, तो 1 को हटा देंगे नीचे से, तो कितना आ जाएगा 35/4। ये 35/4 इसका सोल्यूशन हो गया। जो 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है दे रखा है, यानी कि आपके जो है क्यूब्स दे रखे हैं वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं,
ठीक है। और इसको मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, तो यानी कि घन है ये घन। दो आप क्यूब को मिलाओगे, क्यूबॉइड को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी, जो दो क्यूब को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। और ये क्यूबॉइड जो बनेगा, इस क्यूबॉइड का हमें बताना है क्या, सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरे सरफेस का एरिया बताना है। सरफेस मतलब इसकी सतह, जो ये ऊपर की सतह है, लेफ़्ट की, राइट की, फ्रंट की, बैक की, जो ये सतह है ना, ये वाला सामने जो दिख रहा है, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये ऊपर आपको दिख रहा है सतह। इसी तरह से नीचे एक सतह है, या फ्रंट में आप देख रहे हैं इसके पीछे भी एक सतह है। आप कोई भी चौक का डब्बा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, या कोई भी लंच बॉक्स वगैरह टाइप में जो चौकोर हैं उस टाइप को लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें जो देखेंगे अगर हम डायग्राम से, तो अगर ये आपका घनाभ है या घन है, यानी कि आपका ये क्यूब है, तो क्यूब में एक साइड ए है तो सारी साइड भी ए होंगी। इसी तरह से दूसरा क्यूब है, लेकिन जब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़ गए, ठीक है। और ये वाली साइड तो इसकी ए है ही, जैसे मैंने बताया कि इसकी सारी साइड ए होती है, तो ये आपका ए है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ही बन गया डायग्राम। डायग्राम बनाना आ गया तो सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब का कितना निकाल लेंगे, इस वाले क्यूब का निकाल लो, ठीक है। इसी तरह से आप जो वॉल्यूम है कि ए होता है, तो आपका ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64, सॉरी हाँ, क्यूब का जो वॉल्यूम दे रखा है 64, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड हमारी ए मान रखी है हमने, तो ए का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब कितना आ जाएगा, 4 की क्यूब, और ए बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ तक सही है। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 4। अब सरफेस एरिया आपको निकालना है क्यूबॉइड का, तो आपको पता होगा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एक तो इस तरह से सिंपली आपको एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल करना होगा, और वो भी डबल डबल, क्योंकि एक सतह ऊपर है एक सतह नीचे है। फिर इधर देखो, एक सतह ऊपर है एक सतह नीचे है, यानी एक साइड इधर है तो एक साइड इधर है, और एक फ्रंट में है आपके तो एक पीछे भी है, इसलिए इसको डबल कर देंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणाई ऊंचाई गुणा चौड़ाई जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब हम कर देंगे इसको सॉल्व, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ए प्लस ए कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, ठीक है। ये वाला आपका ए कितना दे रखा है, ये वाला आपका ए दे रखा है, तो 4 4 8 हो गए। तो आपको लेंथ कितनी मिल गई उसकी, 8 मिल गई। विड्थ कितनी है, ए 4 के बराबर, और हाइट भी कितनी है, ये वाली आपकी 4 के बराबर, 4 के बराबर, ये भी 4 के बराबर, लेकिन ये वाली आपकी कितनी हो गई, 8 के बराबर। तो आपका एल आ गया, बी आ गया, एच आ गया, यानी लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। अब फॉर्मूला हमें पता है, मैंने जैसे बताया कि 2 कर देते हैं, एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल, ठीक है। अब सभी का वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के रख देंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूले के बाद में सॉल्व कर देंगे, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम क्यूब में आएगा। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक थैला है जिसमें 7 और 6 अलग अलग लाल और एक हरी गेंद है। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, नीचे वाले में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसको घबराना नहीं है। 3 हो तो 3 भी ले सकते हैं, मैं बता दूंगा 3 में कैसे लेना है। तो आपको इसको निकालना है, तो बताना है कि एक बार निकाले तो लाल हो और एक बार निकाले तो हरी हो, बस। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेड बॉल कितनी है 7 और दूसरा ग्रीन बॉल कितनी है 6, ठीक है। और दोनों जब टोटल बॉल कितनी हो गई, इसका मतलब उस थैले में टोटल हो गई 13, और 13 में से जब आप कोई भी एक बार निकालेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी होगी, तो रेड आने की 13 में से 7 बता रहा है। 13 में से 7 बॉल है तो 13 में से 7 बार लाल आ सकते हैं, ठीक है। और 13 में से 6 बार जो है आपके कितने आ सकते हैं, ग्रीन आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि संभावित जो है आपका प्रायिकता और कुल प्रायिकता, ठीक है ना, ऐसे होता है आपका। तो ये मैंने पी से डिनोट किया प्रोबेबिलिटी, आप पी से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम लिख सकते हो। रेड लिखना चाहो रेड लिखो, या फिर आर लिखोगे केवल तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से अगर ये यहाँ पे 6 की जगह 3 होता तो सिंपली क्या करते, यहाँ 6 की जगह 3 होता तो बॉल कितनी हो जाती, 10, ठीक है। तो एक बार 7/10 हो जाता है, यानी कि 10 बॉल में से 7 बॉल लाल आती, और एक बार 3/10 हो जाता है, यानी कि 10 में से 3 बार जो है ग्रीन बॉल आती, ठीक है। बस इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट जो है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश जो है आपका 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न में एक में बदल जाती है। यानी कि कोई संख्या है, जैसे कि मानो ये अंश और हर हैं, ठीक है। इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं
और इसमें से 1 घटा देते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये 1 के बराबर हो जाता है, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं, इसमें 1 माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो इसके हिसाब से एक इक्वेशन बनेगी। और दूसरा क्वेश्चन उसने क्या बोला है वो देखना है पहले इसको, फिर हम सॉल्यूशन करके इस वाले ऊपर वाले पार्ट को जो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पहले तो आपका पहली संख्या जो एक x माना तो x में आपका नोमिनेटर है तो नोमिनेटर में 1 जोड़ा तो वो उसके अपॉन में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया तो वो 1 के बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते करते x और y की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ दें, ऊपर कुछ ना करें, तो जो संख्या है वो हमारी 1/2 हो जाती है। ठीक है, वो मिलता है। तो इससे फिर हम एक इक्वेशन बना लेंगे। हमें पता ही है x अपॉन y है और y में 1 जोड़ रहे हैं, यानी कि ये y है और ये x है, तो ये x का x रह गया और y में 1 जोड़ रहे हैं तो हमें संख्या क्या मिल रही है 1/2। अब इसको हम एलसीएम फेलसीएम जो भी लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ 2 से इसको x को मल्टीप्लाई कर देना और ये y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर पहली बनाई थी और दूसरी बनाई थी। आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमें x की या y की वैल्यू निकाल देनी है तो सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे और नीचे दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। अब देखेंगे माइनस करके तो साइन बदल जाते हैं। साइन बदलने के बाद में आप जब इसको काट दोगे y को तो आपके पास बच जाएगा -x बराबर -3। तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर 3। तो x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में ऊपर की जो 1 और 2 नंबर है उनमें से किसी में भी कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि आपका जो अंश है वो कितना होगा 3 होगा और हर कितना होगा 5 होगा, यानी न्यूमरेटर कितना होगा 3 हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो 5 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह से अगर हम AP की बात करते हैं तो AP में अंतिम पद से आपको 20वां पद निकालना है, यानी कि पीछे से 20वां पद आपको निकालना है, इस साइड से 20वां पद होना है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपको सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है कि उल्टा करना है। जैसे ये उल्टा बोले तो आपको भी उल्टा करना है। तो अगर मैं ये AP दी गई है हमें, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी है, अगर हम 20वां टर्म याद कर, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालने। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, नहीं 5 आ जाएगा, क्योंकि आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, तो 5 आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर हम यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो 5 5 जोड़ते जाएंगे हर संख्या में। तो 13 के बाद में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 23। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम घटाना चाहें, अगर हम उल्टा चलते तो क्या करते, 5 जोड़ते या 5 घटाते, तो 5 घटाते, तो -5 हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता। कॉमन आपको अपनी थोड़ी सी थिंकिंग लगानी है ताकि आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस यूज़ ना करना पड़े। तो यानी कि आप पीछे से 20वां टर्म लिखते तो आपकी AP कैसी उल्टी हो जाती। तो मैं इसको उल्टा कैसे कर सकता हूँ, 20 टर्म ऑफ AP फ्रॉम क्या हो जाएगा, अब लास्ट टर्म नहीं है फर्स्ट से हो जाएगा, क्योंकि उसको उल्टा कर दिया तो 253 लिख दिया। 253 में से माइनस करेंगे 5 तो हमारा 248 आ जाएगा। फिर करेंगे -5 तो आपका 243 आएगा। यानी कि जब हम सीधा चल रहे थे तो प्लस कर रहे थे और उल्टा चल रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। सिंपल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये AP बन गई, यहाँ पे AP बन गई। ये AP बनानी ज़रूरी थी ताकि आपको समझ में आए। अब आपके पास में AP ये बन गई। तो अब इसमें आपको पता है कि इसका पहला पद यानी कि A क्या मिल गया आपको 253 और D हम निकाल सकते हैं पहले में से, दूसरे में से पहले को माइनस करके, तो -5 आएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, आपको समझा दिया था। और कौन सा टर्म हमें निकालना है, तो टर्म नंबर दे रखा है 20। अब हमारे पास सब कुछ है, बस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला हमें याद है AN बराबर होता है A + N1 - D। अब हमें AN निकालना है और हमारे पास A दे रखा था 253, N हमने 20वां पद निकालना है और D हमने निकाल दिया था कॉमन डिफरेंस -5। इसको सॉल्व करेंगे तो AN की वैल्यू आ जाएगी 158। तो कौन सा टर्म हो जाएगा 158 लास्ट से। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से जो है 8 मीटर की दूर स्थिति पर एक खिड़की तक पहुंचती है दीवार के आधार से, यानी कि बेस से। अभी आपके सामने ये दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, इसकी एक खिड़की है
और यहाँ पे हमने सीढ़ी लगाई है। तो यहाँ से इस सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो 10 मीटर, और इस दीवार की जहाँ पे वो टच कर रही है इस तक की, ये 8 मीटर दे रखी है। आपको क्या निकालना है, BC, यानी कि दीवार से सीढ़ी के नीचे की दूरी जो है कितनी है। तो सबसे पहले इस तरह का बना लेंगे, और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करना है। तो AB² = AC² + BC² होता है, जो कि आपका क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है, और सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, यानी कि ये लंब है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका आधार है। तो सभी को हम यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में, लंब कर्ण आधार को, और जब सॉल्व कर देंगे, यानी कि ये डायग्राम मैंने यहाँ पे दूसरा बनाया है तो आप इसको देख सकते हो। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो BC यानी कि जो नीचे से बेस कितना आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आकृति दी गई है, इस आकृति के हिसाब से शेडेड रीजन का उसने क्या बोला है, आपको निकालना है एरिया। और दूसरी बात इसमें दे रखा है, ये जो साइड है, ये साइड 16 सेंटीमीटर की दे रखी है। कोई भी साइड जो है 16 सेंटीमीटर की दे रखी है, क्योंकि ये स्क्वायर बोला गया है, स्क्वायर है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, यानी कि अब देखेंगे, एक बार मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ। इस एरिया को निकालना है, जो ये काला काला है, ठीक है, इस काले काले को निकालना है। यानी कि वाइट वाले को अगर निकाल दूँ मैं तो काले काले का निकल जाएगा। पूरे बक्से में से अगर वाइट वाले निकाल दूं तो बचे हुए क्या रहेंगे, काले काले ही तो रहेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABC, यानी कि पूरे काले वाले बक्से का, उसमें से गोलों का, 4 गोले हैं, चारों गोलों का। तो सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 16 सेंटीमीटर, 16 आपको जो साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है 16, और तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके ये डायामीटर होता है पूरा, ठीक है। तो आप डायामीटर कैसे आप देख सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा जो है ये 16 दे रखा है, तो इसका यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये इसका डायामीटर हो गया, ये इसका डायामीटर हो गया, यानी कि 16 का आधा ये वाला कितना होगा आपका, ये 8 होगा, और ये भी कितना होगा, 8, सही है। ये भी कितना होगा, 8, और ये भी कितना होगा, 8। तो अब चलिए देख लेते हैं इसको कैसे निकालना है। तो ABCD एक स्क्वायर है, तो इसमें AB = BC = CD = AC है, यानी कि ये 16 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये भी बराबर है 16 का, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है, और इधर वाला भी, नीचे वाला भी 16 का है, ठीक है। अब इसी तरह से डायामीटर ऑफ ईच सर्किल क्या हो जाएगा, AB/2 जो कि मैंने बताया 8 आ जाएगा, तो 16/2 तो 8 आ जाएगा। और डायामीटर से हम क्या निकाल देंगे, रेडियस। तो रेडियस हम 8 का आधा कर देंगे तो 4 आ गया, रेडियस भी आ गई। अब एरिया ऑफ सर्किल हमें पता है, πr² फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू रखी, आर हमने अभी अभी देखा 4 सेंटीमीटर है, इसको रख दिया फॉर्मूले में, और इसकी वैल्यू आ गई 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चारों सर्किल का निकालना है, तो क्योंकि 4 सर्किल का ये एक एरिया है, तो हमें 4 सर्किल दिए गए हैं, तो चारों का निकालूंगा तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना आ जाएगा। अब हमें शेडेड रीजन का निकालना है, तो सबसे पहले स्क्वायर का जो हमने एरिया निकाला था 256, उसमें से अभी जो हमने ये एरिया निकाला 4 सर्किलों का, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें निम्न माध्यिका की, इसको माध्यिका निकालनी है, यानी कि मीडियन निकालना है। तो टेबल तो आपको बनाना आता ही है, इससे CF बनाना है। CF भी आपको पता है कि आपको CF में क्या होता है, पहले ये लिखना है, उसके बाद में इसको जोड़ देना है, यानी कि पहले 5 लिखना है, उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 5 + 8 आ जाएगी, यानी कि 13 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 13 + 20 23 आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 23 + 15 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 15 प्लस जो भी आएगा उसमें +7 आ जाएगा। फिर जो आएगा उसमें +5 आ जाएगा। इस तरह से आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब आप निकाल लेंगे, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, टेबल मैंने नहीं बनाया है, केवल मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूँ, आपको ये मेहनत करनी है। तो आप जब निकालेंगे, इस टेबल को बना लेंगे, तो CF आ जाएगा 13, N आ जाएगा आपका 60, इनका सबका सम 60 हो जाएगा। उसके बाद में L जो है, इसकी लेंथ कितनी है टेबल की, तो वो आ जाएगी 20। उसके बाद में F जो फ्रीक्वेंसी है हो जाएगी 20, और H जो हाइट है वो आ जाएगा 10, यानी कि आपके जो इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 10 का हाइट है आपका, 10 का। मीडियन का फॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है, इसमें सारी वैल्यूज़ को आपको रख देनी है। मैंने आपको सामने सारी वैल्यूज़ बता दी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें फॉर्मूला में रखने के बाद ये आपको आंसर मिलेगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे खुद। सब कुछ बता दिया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। सेक्शन C की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है इसको रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, यानी कि रिड्यूस करना है इसको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन ये वाली लेनी है, एक बार में ये लेनी है। तो दोनों इक्वेशन को मैंने ले लिया यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को जो लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, क्योंकि आपको जो है ये XY है ना, इसको थोड़ा सा क्या करना है, हटाने की कोशिश करनी है, ठीक है। XY टर्म में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो
तो इसमें आपको एक्स वाई को हटाना है, तो यहाँ पे एक्स वाई से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। जब इनको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई इसके बटे में भी है तो 6x/6y आ जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा और यहाँ से ये y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इनको सभी को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आपका एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर या अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपके पास में। अब आपके पास में लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी वो इसी तरह से इधर की सॉल्व करनी है। इक्वेशन आ गई 2। अब दोनों इक्वेशन ऐसी आ गई हैं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको एक को मान लोगे u, एक को मान लोगे v। ठीक है, जिसमें x 1/x को मान लोगे u और 1/y को मान लोगे v, क्योंकि 1 में है ना, यहाँ पे 1/y है और यहाँ पे 1/x है। 4 को हटा के देखो, 4 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा ना, तो 1/x है 1/y है, तो इन दोनों को हमें ऐसे मान लेना है ताकि हम सॉल्यूशन कर पाए। अब हम इक्वेशन नंबर पहले को x और v और u और v के टर्म में लिख देंगे। यहाँ पे 6 जो यहाँ पे 1/x आपने माना है u, तो ये u मान लिया आपने, तो u इंटू कितना है यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पे आपका v इंटू कितना है 3 है, ऐसे यहाँ पे u इंटू कितना है 2 है, यहाँ पे v इंटू कितना है 4 है। तो यहाँ पे आपकी पहली उस इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा रख देंगे और दूसरी इक्वेशन जो है आपकी ऐसी आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 सिंपल हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इनके एलिमिनेशन टर्म से। तो सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन आमने सामने लिखेंगे। ठीक है, और इसमें से हम जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इनको ऐसे कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहला ये है और ये दूसरा वाला है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मतलब कि आपको क्या करना है, एक इक्वेशन ले लेनी है, उसमें से v या u की किसी की वैल्यू एक बराबर निकाल लेनी है। तो v की वैल्यू ये आ गई। अब v की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में v की वैल्यू रख सकते हैं जो आपने v वाली बनाई है, और वहाँ पे रखने के बाद या तो आप u का निकाल लें या आप v का निकाल लें। ठीक है, और उसके बाद में इसको रख देंगे और दोनों तरफ अगर ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई इसका नीचे वाला 3 हटाना है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 नीचे वाला हट जाएगा, सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। और जब u की वैल्यू निकाल लोगे तो आप u प्लस v वाली जो कोई भी इक्वेशन है इसमें पुट कर दोगे इस u को, तो u को जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी और v की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो इस तरह से इस इक्वेशन में u और v आपके पास आ गए। अब u और v की जगह हमें x y में रख देनी है, जिसको x माना था उसको x रख देंगे। तो u बराबर 1/x था और v बराबर 1/i था, तो u बराबर 1 आया और v बराबर क्या आया 1/2। दोनों एक 1/x के बराबर था, ये 1/y के बराबर। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 1 और y बराबर 2। ये आपके इक्वेशन आ गए और आपका सोल्यूशन भी आ गया। इसके बाद में अगर हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु की बात करें, उसके पुत्र की आयु जो है उससे दुगना हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, तो प्रेजेंट में मान लिया हमने जैकब जो है x वर्ष का है और जैकब का जो प्रेजेंट सन है जो है उसकी एज है y। ठीक है, और 5 ईयर्स हैंस लेटर की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। तो जैकब 5 साल क्या क्या होगा आपका 5 साल जो है बड़ा हो जाएगा और जैकब की एज कितनी हो जाएगी उतनी ही बढ़ जाएगी। सिंपल है, दोनों की एज तो बराबर ही बढ़ेगी भाई। 2021 उसके लिए भी जाएगा, 2021 से उसके पिताजी के लिए भी जाएगा। अब दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसमें एक चीज़ बताई गई है कि एज जो जैकब की है वो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन है, यानी कि जैकब की एज कितनी मानी है हमने अभी देखा हमने, जैकब की एज ये है और ये एज कितनी है इसके बेटे के 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैकब की एज लिखी और उसके बेटे की कितनी, मतलब बेटा अगर 10 साल का है तो जैकब की उम्र कितनी हो चुकी होगी 30 साल लगभग, यानी कि इसमें 10 साल बेटा है तो उसका 3 गुना उसका पिता है, तो यानी कि 10 × 3, तो जैकब की उम्र कितनी हो गई 30। समझ में आ गया, तो ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को हम बराबर करके इसको जो है सॉल्व करके इस फॉर्म में ले लेंगे आराम से, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा करना होता है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है उसके 5 ईयर्स के बाद में जैकब जो है मतलब पहले, बाद में नहीं, अब पहले 5 साल पहले क्या होगा, तो जैकब की उम्र 5 साल कम होगी जो प्रेजेंट थी, x माना था, और उसके बेटे की भी 5 साल उससे कम होगी। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, दोनों की इक्वेशन जो है इसमें जैकब की एज क्या हो गई 7 टाइम ऑफ सन, मतलब 5 साल पहले क्या थी, यानी जैकब शायद नहीं हुआ होगा, यानी कि 2 साल उसमें ऐड हो रहा है, यानी कि जैकब जब 70 साल का होगा तो उसका बेटा जो उम्र, तो यानी जैकब की उम्र हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 रखा, तो 10 का मतलब 70 साल का होगा जैकब, जब उसके बेटे की उम्र कितनी होगी y-5। तो ध्यान रखना है आपको। अब क्या करना है, सिंपली समझ में आ गया, ये जैकब है और ये उसके बेटे की उम्र है, और बेटे की उम्र के 7 गुना उम्र जो पहले थी उसकी, जितना बड़ा बेटा था उसके 7 गुना।
तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर से सिंपल बना लेंगे इसको, और सिंपल बना के यहाँ से जब अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे देखिए आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। देख लो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे y है आपका इधर, ठीक है, और इधर x है, x और y को लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। और इक्वेशन को पूरा जब कंप्लीट सॉल्व कर देंगे तो आपके पास में y की वैल्यू जो है 10 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 10 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको x की निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जब आप देखोगे, यानी कि जेकब की उम्र 40 साल थी, तब जो उसके बच्चे की उम्र थी वो 10 साल थी। यानी कि अगर हम बात करें तो सिंपली लिख सकते हैं जेकब की उम्र जो है 40 साल और उसके बच्चे की 10 साल। आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं को बनाना है जो 60 डिग्री के एंगल पे बनती हों। तो सिंपली क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खींच लेनी है, एक सर्किल बना के अपनी मर्जी से, ठीक है, और पी क्यू नाम दे देना है। उसके बाद में इस पर हमें 120 डिग्री का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है 60 डिग्री बोल रहा है, तो जब अगर ये 60 होता है तो उसके सामने वाला कोण उसका डबल होता है। अगर ये जो है होगा कोण, तो जो मतलब आपका जो बाहर वाला कोण होता है वो आंतरिक कोण का डबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें ये 120 का बना देना है। 120 के बाद में क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, आपको 90 डिग्री बना लेना है किसी भी आपके डिवाइडर वगैरह से। तो इस पर 90 डिग्री बना लेंगे, इसी तरह इस पर भी 90 डिग्री बना लेंगे। इसका 90 डिग्री को आगे बढ़ाएंगे, इसका 90 डिग्री को बढ़ाएंगे, बस हो जाएगा। तो नीचे आपको दिखा देता हूँ क्या करेंगे। आपका यहाँ पे 90 बन गया, यहाँ पे 90 बन गया, दोनों को बढ़ाया तो ये मिल गए। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना, 60 बन रहा है, ठीक है। तो अब इसका एंगल आपका देखिए इस तरह का बन जाएगा। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस जिस तरह मैंने लिखे हैं इस तरह से लिख देना, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 2 सेकेंडरी में त्रिज्याएँ जो 5 और 3 सेंटीमीटर की है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसमें कुछ नहीं है, अगर डायग्राम बना लिया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले बड़ा सर्किल, उसके बाद में छोटा सर्किल। छोटे वाले सर्किल की रेडियस जो है 3 दे रखी है, बड़े वाले की 5 दे रखी है। तो ये बन गया आपके पास में क्या, एक ट्राइंगल, ठीक है। इधर भी आपका एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल वाला रूल सिंपल लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें स्मॉलर का रेडियस पता है, यानी कि आपको लेंथ पता है ओपी की, ओबी की, और आपका जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं ज़्यादा घुमाना है। आपको क्या करना है, हाइपोटेनस और हाइट और बेस वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो दोनों सर्किल के लिए निकाल, ये दोनों ट्रायंगल के लिए निकाल देंगे। दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग यहाँ पे निकाल दिया, एक ट्रायंगल को यहाँ निकाल दिया। सभी की वैल्यू हमारे पास गिवन है और यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हैंस जो है ए पी बराबर ए बी निकालनी है। ए पी बराबर क्या होगा, ए पी, ये कितना होगा, ए बी बराबर कितना होगा, ए पी प्लस पी बी। तो ए पी कितना आया था हमारे पास 4, और पी बी भी कितना आया था 4, दोनों का मिला के 8 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसमें जो है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको बताने से पहले मैं आपको इस PDF का पासवर्ड बताऊँ, तो वो आपका जो PDF पासवर्ड होगा वो होगा आपका 87187, ठीक है। ये आपका पासवर्ड होगा 187, आपको ध्यान रखना है 187, आपको ध्यान रखना है 187, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको जो एंगल है आपका, इसको निकालना है। तो इसमें क्या है, आपको आपको जो है ये हाइट निकालनी है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। अगर आपको डायग्राम बनाना है मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एक टावर है उसके थ्रू ग्राउंड पे देखा जा रहा है। तो जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि जो टावर है इस पर जहाँ से देखा जा रहा है वहाँ से ये कितनी ऊँची होगी, ठीक है। बस सिंपल बताना है। तो डायग्राम बना लिया हमने, और डायग्राम बनाने के बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको साइड अगर दूसरी दी जाती तो आप लगा सकते थे। साइड नहीं दे रखी है, एंगल दे रखा है, ठीक है, और आपको एक साइड दे रखी है। तो इसमें हम 10 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप या तो 10 वाला फॉर्मूला लगा लें, या दूसरी चीज़ और हमारे पास ये भी साइड आपको एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये आपका ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे tan c, क्योंकि मैंने बताया था साइड नहीं दे रखा तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला मैंने आपको ये वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया था, वो मिस्टेक हो गई। मैंने पहले आपको मना किया था कि हाँ इसमें आपका जो है यहाँ पर क्या है, साइड नहीं दे रखी है। तो साइड नहीं दे रखी है तो हमें 10 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 10 इसको 30 ले लेंगे, और 10 30 क्या होता है, जो आपके सामने वाला जो होता है इस एंगल के सामने वाला, वो आपका जो ए बी है, यानी कि एंगल के सामने वाला हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ए बी ऊपर आ गया, और जो बची हुई साइड है वो नीचे आ जाएगी, बी सी, ठीक है, ये वाली जो दे रखी है।
अब क्योंकि आपका जो एंगल है, एंगल के सामने वाला जो होता है वो लेना है, और जिस पे एंगल बनाया गया है उसको नीचे वाले को लेना है। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू में जैसे मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए, तो 1/√3 होता है। और ए बी आपको निकालना है, और आपको बी सी दे रखा है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी ये वाली आ जाएगी, यहाँ पर देखिए आप, जो कि है मल्टीप्लाइंग, अच्छा 3/√3 आई है। तो आप ए बी का ये भी वैल्यू लिख सकते हैं अगर आप नहीं लिखना चाहें, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। तो आपको न्यूमरेटर का जो है रैशनलाइज कर देना पड़ेगा, तो नीचे वाले से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30 और बटे में 3, तो 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10√30 आ जाएगा, 10/√3 आ जाएगा। तो आंसर आपका ए बी का कितना हो गया, इतनी बड़ी ऊंची जो टावर की हाइट है। इसी का ऑप्शन जो लास्ट, इसमें समतल ज़मीन पर पड़ी मीनार की छाया, वही सेम क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि ये उसकी छाया जो है पहले जो थी वो जब गिर रही थी, जब सूर्य था आपका कहीं दूर होगा, तो वो जो है 30 डिग्री बना रही थी, और जैसे जैसे सूर्य पास आया तो जो है ये 60 डिग्री बना, ठीक है। और जो है ये डिस्टेंस 40 थी, और इसके बाद में ये डिस्टेंस कितनी बढ़ी ये आपको दिखाना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एंगल मैंने समझा दिया, एंगल आपको दे रखी है 60 डिग्री एक तो, और एक आपको दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं इसको। आपको बी डी को जो है शैडो लेंथ बी डी आपको निकालनी है, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। जो है आपका ये टोटल जो है लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, यानी कि सी बी आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि सिंपली कि ये जो डी बी है वो कितना है, डी सी प्लस सी बी है, सिंपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे को शैडो की लेंथ दे रखी है, मैंने रख दिया, और हमें चाहिए ए बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ए बी निकाल लेंगे तो हमारे पास सब कुछ आसान हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर ए बी है आपके पास में, और एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर, ये वाला एंगल दे रखा है। अभी हमने पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये वाली हाइट निकालने के लिए हमें पता है इसको कितना लेना है, 1060 लेना पड़ेगा। तो 1060 लेंगे तो ये वाली जो सामने वाली साइड है ऊपर आएगी, और नीचे वाली साइड जो है नीचे आ जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने निकाल लिया सी बी की वैल्यू, देखिए 1060 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी बी। और 1060 कितनी होती है, √3, तो ए बी अपॉन सी बी। और सी बी बराबर कितना आ गया, ए बी अपॉन, क्योंकि हमें सी बी निकालना है ना, तो सी बी क्या है, वो बची हुई दूरी है, तो ए बी अपॉन √3। इसी तरह से अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो 10D लेंगे। 10D कौन सा है आपका, ये वाला 30 डिग्री वाला, और इसके सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली, और बेस कौन सा इसका, ये वाला, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे आपका जो सॉरी, इसके सामने वाली साइड पूरा ट्रायंगल लेंगे ना, बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला लेंगे ना। 90 डिग्री वाले में तो ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है, ये वाले में तो लगेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, यानी कि ये वाला पूरा ट्रायंगल लेना है, बड़ा वाला। तो इसमें इसके सामने वाला कौन सा साइड, ये है, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। 10D निकालना है, 10D 30 दे रखा है, ए बी अपॉन डी बी हो जाएगा, तो 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, ए बी अपॉन डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 3AB √3AB। और डी बी कितना होता है, तो ये होता है डी सी प्लस सी बी, ये अभी मैंने आपको पहले बता दिया था। वो किसके बराबर है, इसके बराबर। सी बी की वैल्यू हमारे को पता है, यहाँ पे रख देंगे उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सी बी की वैल्यू जब रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले देखिए, पहले या तो सी बी ऐसे रख दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, या सी बी नीचे भी रख सकते हैं। तो सी बी यहाँ रखना चाहें तो रख लें, नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लें। सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 के इक्वेटर, यानी कि सी बी की वैल्यू एक ही आ जाएगी, सी बी की वैल्यू एक ही आ जाएगी, यानी दोनों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बराबर ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा लास्ट में ए बी की, वो आ जाएगी 20√3। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी, 20√3। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, सोल्यूशन बहुत आसानी से समझा होगा अगर आपने, तो आपको ये मैथ ईजी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और विश्वास अपने आप रखिए, सब कुछ सही होगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें चलेगा, लेकिन आप ज़रूर शेयर करें सभी दोस्तों से, यही अनुरोध है मेरी, ताकि आप दूसरे स्टूडेंट जो परेशान होते हैं उनको हेल्प हो पाए, या उनकी हेल्प आप कर पाए। थैंक यू वेरी मच।